हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। विनोबा भावे हजारीबाग के 10/11/2025 को होने वाले मेथड पेपर 2 के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पेडागोजिकल सेक्शन क्वेश्चन पेपर है, जो सभी पेपर के लिए कॉमन होते हैं, वो सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। याद रखिएगा, 8 को हुए एग्जामिनेशन में अलग अलग के जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें जो पेडागोजिकल सेक्शन वाला क्वेश्चन है जो कि किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, उसको भी मैंने यहाँ पर शामिल कर लिया है। अब देखिए, सारे भाइयों बहनों का काम हो गया, सिर्फ एसएसटी वाले का काम नहीं हो पाया है। रियली सॉरी फॉर दैट। पता नहीं कल हो पाएगा अथवा नहीं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो सारे लोग देखेंगे तो जिनके पास एसएसटी का पिछले 3 सालों का पेपर है, 23-25, 22-24, 21-23 का, प्लीज सेंड कर दें। यहाँ से आपको नंबर दिख रहा होगा, मेरा ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी, जहां भी आप भेजना चाहते हैं। अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करना चाहते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन शेयर मी देयर। यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने दे दी है। दूसरी बात, बायो साइंस का जो है वो भी एक दो पेपर है, यानी कि 22-24 और 23-25 का, वो भी पेपर मिसिंग है। हिंदी का 22-24 का पेपर मिसिंग है। इफ यू हैव, प्लीज डू शेयर विद अस, ताकि हम लोग आपके लिए जो है और बेहतर कंटेंट तैयार कर सकें। तो चलिए, 10/11/2025 को छपने वाले सवाल को हम लोग देखेंगे। और एक और बात, आखिरी में एक टास्क भी दूंगा आपको, उसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एक और बात, ये वीडियो बहुत सारे लोग देखने वाले हैं ना, तो एक कनेक्शन वाली बात बैठाना, देखना आपके क्लासमेट्स इसको देख रहे हैं या नहीं। नीचे कमेंट करके ना अपने कॉलेज का नाम लिख देना एक बार, ठीक है? अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम लिख देना। देखते हैं कि कितने एक ही कॉलेज से देखने वाले लोग हैं। और अगर किसी ने एक कमेंट कर दिया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, अगर आपके सेम कॉलेज के वो हैं तो, आपके दोस्त हो सकते हैं। नीचे कमेंट करिएगा। चलिए, पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोजेक्ट मेथड इज लेड डाउन बाय। प्रोजेक्ट विधि को प्रतिपादित किसने किया था? मैं एक बात बताऊं आपको, ये इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, ये बड़े ही घुमाने वाले सवाल होते हैं। और इसका आंसर मुझे ना बार बार लगता था कि इसका आंसर किलपैट्रिक होगा। आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है? प्रोजेक्ट विधि को प्रतिपादित किया गया, टीपी नन, अरस्तु, जॉन डुवी या फिर किलपैट्रिक? तो देखिए, इस विधि को जो प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति थे, जिनका नाम था जॉन डीवी। याद रखिएगा इस बात को। हर एक जगह पे ना आपको दिखेगा ये किलपैट्रिक किलपैट्रिक, लेकिन किलपैट्रिक जॉन डुवी का क्या था, स्टूडेंट था। और ये बात ना शायद किसी एक स्टूडेंट ने ही मुझे नीचे कमेंट करके बताई। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, शायद भारती सिंह या कुछ था, आई रियली डोंट नो। अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे कमेंट करिएगा, मैं समझ जाऊंगा। उन्होंने इंग्लिश में जो है कुछ लाइनें लिखी थी और मैंने उनको आंसर किया था एग्रीड, ठीक है? मुझे अभी भी याद है, बट मैं उनका नाम भूल गया। तो मुझे भी लग रहा था कि ये किलपैट्रिक इसका सही जवाब है। लेकिन जॉन डुई जो है इसके फादर हैं प्रोजेक्ट मेथड की। और किलपैट्रिक ने इसको पॉपुलराइज किया था। कहने का मतलब ये है कि जॉन डुई जो है उतना पॉपुलैरिटी से गेन नहीं करवा पाए, लेकिन किलपैट्रिक ने जो है इसको इतना प्रमोट किया कि सारी दुनिया इस पे जो है, इवन मैं भी जो है प्रोजेक्ट मेथड का जो आविष्कार करता था, किलपैट्रिक ही समझ बैठा। फिलहाल आंसर आपका 4 हो जाएगा। अगर जॉन डुई ना दिखे आपको, तब आप किलपैट्रिक को चूज करना। बड़ा ही ट्रिकी सवाल था, सोचा आपके साथ साझा करूं। इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आते ही है, और आपको घुमाने के लिए काफी सवाल, घुमाने के लिए जो है काफी होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अ फीचर ऑफ अ गुड क्वेश्चन इज। एक प्रश्न की विशेषता क्या होती है? सिंपलिसिटी यानी कि सरलता, स्पष्टता, क्लैरिटी, या फिर डेफिनेटनेस यानी कि पर निश्चितता, या फिर सभी? देखिए, ये जो मैं भी आपको वीडियो बनाकर दिखा रहा हूं ना, ये सारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉमन है। क्या है? ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन आपका 4 सही होगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि बीएड के केस में ना 99% ये चांसेस होते हैं कि ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सबसे बेहतर हो, सबसे सही होगा, ठीक है? तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए, तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चनिंग इज, यानी कि प्रश्न करना क्या है? अ टीचिंग टेक्निक, मेथड, या फिर टीचिंग मैगजीन, या फिर टीचिंग टेक्निक, या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक टीचिंग टेक्निक है ये क्या है? एक टीचिंग टेक्निक, यानी कि ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइक्रो टीचिंग वाज बिगेन इन। कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी? ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। बड़ा ही प्यारा सवाल है। इसका आंसर मैंने बता रखा है, और इस बार भी आया हुआ है। ये 2025 के एग्जामिनेशन में, विनोबा भावे के सेकंड एग्जाम में, शायद 8/11 वाले किसी सेशन में ये सवाल पूछा गया था, किसी सब्जेक्ट में पूछा गया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, और इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? आप लोग जानते ही हैं, एलन। एलन ने जो है माइक्रो टीचिंग की स्टार्ट की थी। एलन जो है इनका नाम था, और इनके कुछ और भी फ्रेंड्स थे जिन्होंने जो है इस पे काम किया था, ठीक है? इसमें होता क्या है माइक्रो टीचिंग में, पहले आप टीच करते हो और फिर जो है फीडबैक लेते हो कि क्या पढ़ाया आपने, क्या उन बच्चों ने उसको जो है एक्वायर किया, ग्रहण किया। अगर
फीडबैक मिलने के बाद आपको लगता है कि नहीं, कहीं पे आपके टीचिंग में थोड़ी बहुत कमी रह गई है, तो फिर से आप रीटीच करते हो। इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ यूज ऑफ अ मटेरियल एड इज, सहायक सामग्री यानी कि टीएलएम की बात हो रही है, का मुख्य उपयोग कहाँ पर होता है? अध्ययन की नियमितता बढ़ाने में यानी कि रेगुलरिटी इन स्टडी, कल्टीवेशन ऑफ अ कॉम्प्रिहेंशन यानी कि बोधगम्यता का विकास करने में, अपॉर्चुनिटी फॉर परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्षीकरण के अवसर पे। देखिए बात अवसर की आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी की आएगी, मौका देने की आएगी, और जो है बच्चों को मोटिवेट करने की बात है कि ये सारे पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, बोधगम्यता का विकास करना ऑब्वियस ये बात है, अच्छी है। और आपके अध्ययन में रेगुलरिटी आ रही है, बार बार आप कंटिन्यूटी बनी हुई है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो फिर से एक बार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन टाइप्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर, शिक्षात्मक उद्देश्यों के मुख्य प्रकार क्या है? कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, या फिर साइकोमोटर है, या फिर इनमें से सभी? आपको सारे सवाल देखे देखे से लग रहे होंगे, सुने सुने से लग रहे होंगे, ये सारे सवाल मैंने करा रखे हैं। फिर से एक बार आपको रिकॉल कराने के लिए सारे बातों को देख रहा हूँ और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ये जो शिक्षात्मक उद्देश्य है ना, इसके बारे में बात की थी बीएस ब्लूम साहब ने। ठीक है, बीएस ब्लूम साहब ने इसके ऊपर काफी डिस्कशन किया है, और उन्होंने बताया कि जो आपका ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, हम लोग कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास के तौर पर करते हैं, जिसमें याद रखना, ज्ञान की प्राप्ति, समझाना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली बात यहाँ पे आएगी। अफेक्टिव यानी कि आपका जो है थोड़ा सा इमोशन, आपका कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके बारे में बात की जाती है यहाँ पे, मोरालिटी की बात की जाती है। और तीसरा है साइकोमोटर, जिसमें कि टंग आ गया, जिसमें कि लिटिल फिंगर्स हैं, आई मीन फिंगर्स हैं जो कि क्या है, फाइन मोटर स्किल है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपके जो है शरीर से रिलेटेड है। फिर से एक बार आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये सवाल मैंने कई दफा कराया है आपको। पाठ्यचर्या शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? लैटिन वर्ड से ये इसकी उत्पत्ति की गई थी, जिसका मतलब होता है टू रन, या फिर रन ऑन द रेस कोर्स। ठीक है, यानी कि आप जो है क्या करते हो, दौड़ते हो, तो इसे आई मीन इसे टू रन अ कोर्स यानी कि दौड़ने का मार्ग बताया था करिकुलम को। करिकुलम जो वर्ड है ये अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, इसमें आपको सिलेबस, बुक, स्कूल, टीचर, बच्चे सब शामिल देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, करिकुलम बनाने का सीधा सीधा तरीका ये होता है कि हम लोग बच्चे के विकास के रूप में जो है इसे ध्यान में रखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8वां सवाल पूछा गया है, विच अप्रोच टू करिकुलम डिजाइन हेल्प्स स्टूडेंट इन मैनेजिंग डे टू डे लाइफ डिफिकल्टीज। बात किसकी की जा रही है? देखिएगा, कौन सी पाठ्यचर्या रचना दृष्टिकोण बच्चों को प्रतिदिन की कठिनाइयों से प्रबंधित करने में मदद करती है? छात्रों के डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है। तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? कोरिलेशन, इंटीग्रेटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर सामायिक की। देखिए ऐसे सवाल को ना आप क्या करते हो, जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से इसको सॉल्व करोगे। जैसे एक मैं एग्जांपल बताता हूं कि वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट अगर बच्चे को दे दिया जाए, तो विद्यार्थी सोचेंगे कि पानी की समस्या को कैसे ठीक करें, पानी को कैसे बचाएं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इसका जो है सही जवाब होगा। अब देखिए कोरिलेशन क्या होता है, इसको भी थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं मैं। कोरिलेशन का मतलब होता है किसी दो चीजों को जोड़ने की कोशिश करना। देखना, जब किसी इंसान से आपको जो है प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो फिर आप उसमें ना बहुत सारी खूबियाँ और आप उसके और आपके अंदर की कनेक्ट चीज़ों को कनेक्ट करने की आप कोशिश करने लगते हो कि क्या उसे पसंद है और क्या आपको पसंद है। एक ही पिच पे आप आने की कोशिश करते हो, दैट इज़ कॉल्ड कोरिलेशन। सपोज़ कर लें इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स वाले भी, हिस्ट्री वाले भी, और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे भी सब जो एक ही जगह पे खड़े होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एसएसटी। ठीक है? तो वो हो गया कोरिलेशन करना। अगला है इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है? आप सारे सब्जेक्ट को जैसे एसएसटी के तौर पर ही पढ़ा रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इन चीजों को आपने ध्यान में देख लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। 9वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, एम ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज इज, निम्नलिखित में से शैक्षिक उद्देश्यों का स्रोत क्या है? फिर से आसान सा क्वेश्चन है। समाज से आप सीख सकते हो, बच्चे से, एक पर्सन से सीख सकते हो, नॉलेज ऑब्वियस सी बात है, सभी क्या है, शैक्षिक उद्देश्य का स्रोत है। ऑल ऑफ दीज आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 की ओर आप बढ़ेंगे। 10वां सवाल, एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो एड इज, श्रव्य सामग्री का उदाहरण क्या है? सुनने वाली बात की जा रही है, ध्यान से सुनिएगा, ऑडियो की बात हो रही है। श्यामपट कभी भी जवाब नहीं देगा या बोलेगा नहीं, टेलीविजन बोलेगा और दिखाएगा भी। अगला देखिए, कंप्यूटर भी दिखाएगा या बोलेगा भी, तो दिखाने वाली बात तो हो नहीं रही है, यहाँ पे सिर्फ ऑडियो की बात हो रही है। ग्रामोफोन, बड़ा सा सीडी वगैरह आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, तो ये ग्रामोफोन है जहाँ पे इसकी बात की जाती है। अगला सवाल है, यानी कि सिर्फ ऑडियो की बात ग्रामोफोन में होगी। करिकुलम शुड बी, पाठ्यक्रम आपका कैसा होना चाहिए? रिजिड वर्ड देखिए नेगेटिव है, काटिए इसे। इजी
ठीक है, ईज़ी होना अच्छी बात है, ये भी सही है और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, एक ऑप्शन पहले ही कट चुका है। अब यहाँ पे देखिए फ्लेक्सिबल, देखिए फ्लेक्सिबल बहुत ही प्यारा सुंदर सा शब्द है। एनसीएफ 2005 में जो है सारी बातों को कहा गया है कि कुछ भी आपने डिसाइड कर लिया ना, एनसीएफ 2005 में एक बात बताई गई कि कुछ भी आपने डिसाइड कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि वो अंतिम लकीर है। बच्चा किसी तरह से भी एक्वायर कर रहा है नॉलेज को, आप हमेशा चेंज करते रहेंगे, चेंज इज़ ओनली कांस्टेंट। इस बात को एनसीएफ में बात जो है दोहराई गई। किताब के इतर भी एक दुनिया है जिसको आपको एक्सप्लोर करना है, समझना है, सीखना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्कूल में सीख रहे हो और बस नॉलेज वहीं तक है, बाहर के लाइफ से आपको कोरिलेट भी करना होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, आरसीएम अप्रोच इज यूज्ड टू राइट ऑब्जेक्टिव्स फॉर व्हिच एस्पेक्ट। आरसीएम उपागम किन पक्षों के उद्देश्यों को लिखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है या फिर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, चलिए देखेंगे इसे ध्यान से। सबसे पहले आरसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। रिवाइज्ड, आर फॉर रिवाइज्ड, मैं लिख देता हूं, पता नहीं हाथ से मैं कितना लिख पाऊंगा। रिवाइज्ड, ठीक है, अगर राइटिंग थोड़ी खराब हो आई एम सॉरी फॉर दैट। सी फॉर क्या हो जाएगा, रिवाइज्ड करिकुलम, रिवाइज्ड करिकुलम शॉर्ट में लिखता हूं। और एम फॉर क्या हो जाएगा आपका, एम इज मॉडल। रिवाइज्ड करिकुलम मॉडल की बात की जा रही है। फुल फॉर्म याद रख लिया आपने, हो सकता है कि फुल फॉर्म पूछ दिया जाए। आरसीएम उपागम किन पक्षों के उद्देश्यों को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, देखिए इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। कॉग्निटिव यानी कि जहाँ पर आप सोचते हो, ज्ञान अर्जित करते हो, लॉजिकल होते हो। अफेक्टिव जहाँ पर आप थोड़ा सा इमोशन होते हो, किसी के प्रति दृष्टिकोण रखना हो, अप्रोच रखना हो, है ना, एटीट्यूड रखना हो, वहाँ पे अफेक्टिव आएगा। साइकोमोटर जहाँ पर आप शारीरिक एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे कि उंगलियों से पेन को पकड़ रहे हो, लिख पा रहे हो, जीभ की मदद से जो है आप आई मीन जीभ का यूज कर रहे हो, दैट इज ये आपके जो फाइन मोटर स्किल है वो आएगा। तो इन तीनों चीजों को समझने के बाद आपको इतनी बात समझ में आ गई कि ये जो रिवाइज्ड करिकुलम प्रोग्राम है, ये सारे ऑप्शंस को हम लोग रखेंगे, डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, द मेन क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेस्ट आर, यानी कि एक उत्तम परीक्षा के मुख्य गुण क्या हैं। विश्वसनीयता होनी चाहिए उस प्रश्न में, ऑब्वियसली रिलायबिलिटी ही नहीं है तो बचा क्या। वैलिडिटी भी, यानी कि वैलिड भी होना चाहिए, बहुत सही बात है। ऑब्जेक्टिविटी, टेस्ट लेने का कुछ ना कुछ मकसद होता है कि बच्चा कितना पढ़ा, कितना सीखा, एवोल्यूशन आप कर रहे हो, तो वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी तो होनी ही चाहिए। आप अगर केले मंगा रहे हो ब्लिंकिट से, स्विगी से, जोमेटो से, या फिर आप खुद से जा करके ले रहे हो, तो उसकी एक ऑब्जेक्टिविटी है कि आप उसे कंज्यूम करोगे। या साबुन मंगा रहे हो आप, हो सकता है कि आप खुद नहाओ, या फिर वो साबुन जो है डॉग के लिए हो, आपके पेट के लिए हो, या फिर आपके बिल्ली के लिए हो। तो कहने का मतलब हर एक ऑब्जेक्ट को जो आप खरीद रहे हो या फिर आप बोरो कर रहे हो, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे फिर से एक बार आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, दैट इज डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एनसीएफ एसई 2023 पब्लिश्ड बाय, देखिए सबसे पहली बात है एनसीएफ एसई 2023 जो है किसके द्वारा पब्लिश किया गया है। सबसे पहले इसको फुल फॉर्म के तौर पर हम लोग समझ लेते हैं। आपको एन यहाँ से समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, ये आपका नेशनल है। सी फॉर क्या है, करिकुलम है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझना, एक सेकंड लिख ही देता हूँ, जितना लिख पाऊंगा लिख देता हूँ, हाथ से लिखना इज रियली डिफिकल्ट। ठीक है, नेशनल करिकुलम, एक्चुअली मेरा पेन काम नहीं कर रहा है और सारी प्रॉब्लम वहां से शुरू हो गई है। ठीक है, एफ फॉर हो जाएगा आपका फ्रेमवर्क, ठीक है, उसे पुराना करना होगा क्योंकि वो फिसल जा रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा फ्रेमवर्क, फुल नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और एस और ई का मतलब होता है स्कूल एजुकेशन। ठीक है, स्कूल एजुकेशन, फिर से एक बार पढ़ देता हूँ सारे एक्रोनिम्स को। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन 2023 जो है किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, तो एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश किया गया है। एक प्यारा सा सवाल आप सभी लोगों के लिए, नीचे कमेंट करना आप लोग 14 नंबर को, और 14 नंबर्स के लिए आप बताना कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है। पता नहीं, आपके सवाल में एग्जाम में आ सकता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है ये। बाकी आप बीएड करोगे ना, तो सेकेंड, अभी आप पढ़ रहे हो सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड में पूछा जा सकता है, फोर्थ में पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी तो आपके साथ जीवन मरण का संबंध है, यूजीसी के साथ भी, एससीईआरटी के साथ ही, और आप टीचर ट्रेनिंग एनसीटी के अंडर में कर रहे हो। तो सारे फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सारे एक्रोनिम्स को आप बताओगे। अब क्या है, बात आ गई एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी आपको बताना है, और एनसीईआरटी की जो है स्थापना ईयर यानी कि स्टेब्लिशमेंट ईयर भी आपको बताना है। ये सारे आंसर आप लोग प्लीज नीचे कमेंट करके करिएगा। दूसरे के कमेंट को पढ़ने से भी आपको नॉलेज बढ़ेगी, पढ़कर एक बार लिख दोगे तो भी रिवीजन हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। आप सीख लोगे तो मेरा काम तो हो ही जाएगा। 15वां सवाल, द बेस ऑफ अ प्रोजेक्ट मेथड इज, प्रोजेक्ट विधि का आधार क्या है। प्रोजेक्ट मेथड की शुरुआत किसने की थी, सबसे पहले फादर कौन थे इसके, बात की जाएगी तो हमेशा जॉन डीवी का नाम याद रखिएगा, लेकिन किलपैट्रिक ने इसको बहुत ज्यादा पॉपुलर किया था, इस वजह से किलपैट्रिक का नाम बार बार इसके साथ जोड़ा जाता है। तो और आप जॉन डीवी के बारे में जानते होंगे कि वो प्रेगमेस्टिक थे। ठीक है ना, प्रेगमेस्टिज्म यानी कि प्रयोजनवाद को वो बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। ऑप्शन 2 आपका सही होगा।
यानी कि अब देखिए प्रयोजनवाद का क्या मतलब है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखिए चीज़ों को, लर्निंग बाय डूइंग। आप चीज़ों को करोगे, सीखोगे, हो सकता है कि गलती हो जाए, लेकिन गलती भी एक क्या है, एक लेशन है, लर्निंग है। जब तक आप गलती नहीं करोगे सीखोगे कैसे? तो लर्निंग बाय डूइंग यानी कि अनुभव से सीखने के बात को ही प्रयोजनवाद या प्रैग्मैटिज्म कहा गया है, ठीक है? जॉन डुवी ने इसकी शुरुआत की थी और इसके अंडर किलपैट्रिक साहब इसके क्या थे, इनके जो है किलपैट्रिक साहब क्या थे, इनके शिष्य थे, ठीक है? किलपैट्रिक के मेंटर का नाम क्या है, जॉन डीवी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे, इतनी बात हो गई तो काफ़ी हो गई। आइडियलिज़्म के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि आदर्शवाद क्या है। यहाँ पर जो है आपके थॉट प्रोसेस को, आपके सोल को जो है यहाँ पर फ़ोर्स में लाया जाता है, एक्सपीरियंस के बारे में बात नहीं की जाती है। आइडियलिज़्म में जो है सिर्फ़ अच्छी-अच्छी बातें की जाती है। नेचुरलिज़्म में जो है ये टैगोर साहब, याद रखिएगा शायद एग्ज़ाम में भी ये पूछ दिया गया था, ठीक है ना? टैगोर साहब ने जो है प्रकृतिवाद पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। अब रियलिज़्म का क्या मतलब है? रियलिज़्म का मतलब होता है कि जो रियल लाइफ़ है, भले ही लोग बोलते हैं कि पैसा हाथ का मेल है, दिस दैट व्हाटएवर जो भी है, लेकिन पैसे के बिना आप एक जो है एक बूंद पानी भी आपको बाहर में नहीं मिलेगा। आप एक बार बाहर ट्रेन में जर्नी कर लो, प्लेन में जर्नी कर लो, सारी आपकी जो है जो भी आपका आइडियलिस्टिक जो है या फिर आप जो आइडियलिज़्म चीज़ों को देख रहे हो, वो बौना हो जाएगा। रियलिज़्म जो है आपको पता चलने लगेगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल हुज़ स्टेटमेंट इज़। पाठ्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण साधन है, यह कथन किसका है? देखिए, यहाँ पे बार-बार जो है बल दिया जा रहा है किसके बारे में? टेक्स्ट बुक के बारे में बताया जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? तो याद रखिएगा दिस इज़ अ स्टेटमेंट एंड यू शुड लर्न दिस। आप लर्न नहीं करोगे तो कोई उपाय नहीं है। बर्डन ने जो है कहा था टेक्स्ट बुक इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल ऑफ अ टीचिंग और इनके हिसाब से लगता था बर्डन साहब के हिसाब से कि जो है टेक्स्ट बुक के बिना तो हमारा काम ही नहीं चल पाएगा। अब देखिए आप इनको जज मत करना। अभी आप सीख रहे हो कि ठीक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना किताब के भी हम लोग सीख सकते हैं। बट वो स्टेटमेंट उन्होंने अपने समय में दिया था, अपने एस्पेक्ट में दिया था, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना कि ये जो है, ये जो बात कह रहे हैं, आप सोचना कि ये कितने बेवकूफ़ थे, ऐसा कुछ भी नहीं कहना है आपको, ठीक है? ये बात इन्होंने जो है अपने हिसाब से जो है कही थी, वो अपने टाइम में उन्होंने कही थी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इनके द्वारा जो है रॉबर्ट बर्डन इनका पूरा नाम था और इन्होंने कहा था कि जो ये जो इनके द्वारा बात कही गई थी टेक्स्ट बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल की ओर। 17वां सवाल आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, मूल्यांकन की पद्धति है द सिस्टम ऑफ इवोल्यूशन इज ऑरल। ऑब्वियसली आप ऑरली किसी से भी कुछ जानकारी ले सकते हैं, रिटर्न भी ले सकते हैं, प्रैक्टिकल करा के भी ले सकते हैं, यानी कि ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। किसी भी तरह से जो है चीज़ों को सीखा जा सकता है। अगला सवाल देखिए क्या है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ साइंटिफिक मेथड इज। वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है? ये सवाल ना बार 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 आया हुआ है। याद रखिएगा मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन। ये शायद मैं ना करा रहा था सबसे लास्ट में क्या कराया था? बायो कराया था। बायो साइंस में ये सवाल जो है आपका मेथड पेपर 1 में ये सवाल पूछ दिया गया है, ठीक है? वहाँ से ये सवाल नहीं लिया गया है। ये सवाल पीवाईक्यू का है, किसी और भी पेपर का होगा, वहाँ से ये सवाल आया हुआ है। तो याद रखिएगा जो भी आपका साइंटिफिक स्टेप जो पहला होगा वो क्या होगा? अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है जी? अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है? 19वां सवाल, द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाज गिवन बाय। सीधा-सीधा सवाल है और सीधा-सीधा इसका जवाब मैं आपको दूँगा। जीन पियाजे साहब के द्वारा जो है संज्ञानात्मक विकास की बात की गई थी और जीन पियाजे का मानना था कि बच्चा खुद ब खुद सीखता है और इन्होंने जो है डेवलपमेंट के 4 स्टेज के बारे में बात किया था। देखिए पहला कौन-सा है? सेंसरी मोटर, ठीक है? पहला सेंसरी मोटर, दूसरा प्री जो है ऑपरेशनल की बात इन्होंने की थी। तीसरा ऑप्शन जो होगा वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात की थी और आखिरी में इन्होंने फॉर्मल ऑपरेशन की बात की थी। फिर से सुन लीजिए, सेंसरी मोटर, दूसरा था क्या? प्री ऑपरेशनल, फिर क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फिर आखिरी जो है फॉर्मल ऑपरेशन। इनके द्वारा ये बात 4 अलग-अलग स्टेज में जो है बच्चे के बारे में, सोचने के बारे में, बालक के डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बातें कही थी। अब देखिए कुछ और नाम हैं जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। हो सकता है कि सवाल यहाँ से पूछ दिया जाए। बीएफ स्किनर साहब क्या किस चीज़ के जनक थे? तो ये बिहेवियरिज्म के बारे में बात करते थे। दूसरी बात है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो है कनेक्टिविज्म की थ्योरी को इन्होंने दिया था। आगे देखिए किलपैट्रिक, इन्होंने जो है बार-बार मैं कहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट मेथड के बहुत बड़े क्या थे, ऐसा समझ लो पोस्टर बॉय थे ये, ठीक है? अगला सवाल देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 इज़ हू इज़ द फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग? अभी तो बताया एलन साहब, एलन डीडब्ल्यू एलन जो है, इन्होंने जो है माइक्रो टीचिंग के बारे में बात की थी। अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो बीके पासी। बीके पासी जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। भारत के ये साइंटिस्ट आई मीन साइकोलॉजिस्ट थे। अब देखिए ये जो एक और नाम है आपको आरएफ मैगर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है? बीएस ब्लूम जो है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी इन्होंने दिया था, ठीक है?
चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, ऑप्शन जो है आपका 1 सही होगा, ठीक है। और हाँ, एक और बात, ये जो माइक्रो टीचिंग है, इसकी शुरुआत जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी, शायद पीछे ये सवाल आया हुआ था, ठीक है। हु वाज द पायनर ऑफ अ टेक्सोनॉमी ऑफ अ टीचिंग ऑब्जेक्टिव। अब भी तुरंत आपको तो ये कराया, बी एस ब्लूम ने जो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी दी थी, या फिर आप इसे पायनर टेक्सोनॉमी भी कह सकते हैं। वर्गीकरण के शिक्षण उद्देश्य के वर्गीकरण के जनक के तौर पर बी एस ब्लूम को जाना जाता है, जिसमें उन्होंने जो है किसकी किसके बारे में बात किया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात किया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आप क्या सोचोगे, लॉजिकल चीज़ों को सोचोगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओगे। दूसरी बात इन्होंने की थी अफेक्टिव डोमेन के बारे में। अफेक्टिव डोमेन यहाँ पे जहाँ थोड़ा सा आप इमोशन होते हो, इंटरेस्ट दिखाते हो और एटीट्यूड रखते हो यहाँ पे। और आखिरी होगा आपका साइकोमोटर। साइकोमोटर में आप क्या करते हो, चीज़ों को ऐसा समझ लो कि आपका फाइनल मोटर स्किल, जो आपका शरीर चल रहा है, वो सब यहाँ पे होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हु हैड गिवन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, और ये आपको पता होगा। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात चार्ल्स डार्विन ने की थी। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। हालांकि ये बायो का पेपर का सवाल है, बायो का पेपर में आना चाहिए, बट ये जो है जो जनरली जो है कहीं भी पूछ दिया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। हु वाज द पायनर ऑफ अ टेक्सोनॉमी ऑफ अ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। रिपीट हुआ सवाल है, कई बार ये पूछा जा चुका है, फिर से बता दूं, बी एस ब्लूम इज द राइट आंसर। जॉन डीवी स्ट्रेस ओवर। जॉन डीवी ने किसके बारे में बात की है, अभी तो आपको बताया। प्रोजेक्ट मेथड के कर्ता धर्ता कौन थे, जॉन डीवी, और इनके शिष्य थे जिनका नाम था किल पैट्रिक, ठीक है। एक सेकंड, ये रहा किल पैट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पाठ्यक्रम शब्द की जो है उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है। ऑब्वियस सी बात है, लैटिन से हुई है। लैटिन वर्ड में जो है करिकुलम का क्या मतलब होता है, दौड़ का मैदान, ठीक है। अगला है, फॉलोइंग इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ ड्रामा टेक्निक। आप बच्चे को नाटक प्रविधि से जो है चीजों को सिखा रहे हो, इससे बच्चा क्या होगा। अध्यापक के समय की बचत नहीं करना है, आपको बच्चे को सिखाना है। पहला ऑप्शन देखिए कैसे बचेगा। टीचर के बारे में कुछ भी अच्छा दिखे उसे काट दें, मतलब थोड़ा सा मैं हार्श होके बता रहा हूँ, बट ये रियलिटी है। बच्चे के बारे में अच्छा दिखे, वही आपका सही है। दूसरा देखिए, हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग द थॉट। विचारों को संगठित करने में सहायक, ठीक है भाई, ये अच्छी बात है। आगे देखिए, छात्रों को लज्जाशील और प्रवृत्ति या संकोच से दूर करने के लिए, ये उतना ठीक नहीं है लेकिन ठीक है। प्रमोट चैलेंज ऑफ स्टूडेंट, छात्रों को चुनौतीपूर्ण जो है कार्य देने के लिए, ये भी ठीक है। देखिए तीनों ऑप्शन, अब आप देखिए यहाँ पे आप फंसोगे। ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, ऐसे में आप क्या करोगे। तीनों ऑप्शन अगर सही है तो यहाँ से देखिए सबसे जो अच्छा सवाल होगा कि आप नाटक प्रवृत्ति कराने से क्या होगा। सबसे अच्छी बात क्या होगा कि लज्जा जो उनकी है, प्रवृत्ति है, संकोच है, वो दूर होगा। रोल प्ले मेथड इसे कहते हैं, रोल प्ले मेथड कहते हैं, इसे वो लर्न भी कर पाएगा, ठीक है। तीनों ऑप्शन सही हैं, विचारों को संगठित करने का मौका मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा कमजोर है। ये दोनों बिल्कुल सही है, एब्सोल्यूट सही है, लेकिन आपका ऑप्शन 3 सही होगा। बाकी आप ऑप्शन 4 देखिए, जो कॉपी आपका चेक करेगा, आपके नोटबुक को चेक करेगा, आपके आंसर शीट को चेक करेगा, उसके ऊपर भी ये सही हो जाता है कि वो किसको सही मान रहे हैं, टीचर किसको सही मान रहे हैं। अगला सवाल है, विच क्वालिटी ऑफ अ टीचर विल बी लाइक्ड मोस्ट बाय यू। आप किसी अध्यापक को किस विशेषता के लिए सबसे अधिक पसंद करेंगे। ये सवाल शायद बीएड एंट्रेंस में होना चाहिए था, बट यहाँ पर है, कोई बात नहीं, कर लेंगे इसे। डिसिप्लिन के लिए, अरे भाई डिसिप्लिन नेगेटिव वर्ड है, इसे काटेंगे हम लोग। आइडियलिस्टिक, ठीक है, अच्छी बात है। दयावान, ये भी सही बात है। मनोरंजक व्यवहार के लिए तो नहीं मानते, ऑप्शन ये कट गया। अब 2 आया, अगर कोई व्यक्ति आइडियल है या फिर आदर्शवादी है तो दयावान अपने आप वो आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट। कौन सबसे अलग है, पेट्रोलियम, कोल, हाइड्रो, सीएनजी। ये सवाल ना शायद ये फिजिकल साइंस का पेपर है का क्वेश्चन छप गया है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। देखिए, पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, कोयला नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, सीएनजी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन पनबिजली क्या है, रिन्यूएबल सोर्स है। ऑप्शन 3 सही होगा। आगे देखिए, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल साइंस डे, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। सीवी रमन साहब का बर्थडे है इस दिन, और रमन इफेक्ट के बारे में उन्होंने बात की थी, आपको पता ही होगा। आगे बढ़ेंगे, ब्लूम हैज क्लासिफाइड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ पे आप लॉजिकली सोचोगे, थिंकिंग करोगे, अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। अफेक्टिंग में क्या होगा, आप थोड़ा सा यहाँ पे जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करोगे, एटीट्यूड दिखाओगे यहाँ पर। और साइकोमोटर में आपकी जो स्किल वगैरह है चलती है, आपका जो बॉडी चलता है वो यहाँ पर आएगा। ऑल ऑफ दीज, एक बार फिर से चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। विच मैथड इज कॉल्ड द ट्रेडिशनल मैथड ऑफ एजुकेशन।
यहाँ पे आप देखिए किसे जो है ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है, प्रैक्टिकल मेथड, लेक्चर मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड। देखिए प्रैक्टिकल मेथड तो नया है ना, यहाँ पे अच्छी बात की जा रही है। ट्रेडिशनल यानी कि ट्रेडिशनल में थोड़ी पुरानी बातें होती है, वहां पर लेक्चर मेथड और किताबों से पढ़ाने की बात की जाती है, तो ऑप्शन 4 आपका सबसे सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 में देखिए क्या सवाल है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लेसन प्लानिंग इज, पाठ योजना में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? स्टूडेंट, कंटेंट, असाइनमेंट या फिर टीचर? टीचर कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा, असाइनमेंट भी नहीं होगा, कंटेंट भी नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट छात्र है। छात्र है तो दुनिया जहान है, स्कूल है, टीचर है, बेंच है, डेस्क है, चौक है, सब कुछ है। टीचर नहीं, सॉरी स्टूडेंट नहीं तो स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आगे देखेंगे अगले सवाल की ओर। टीचर यूजेस टेक्स्ट बुक इन, शिक्षक पाठ्य पुस्तकों का उपयोग क्यों करते हैं? पढ़ाई करने के लिए, लेसन प्लान में, कक्षा अनुदेशन में, या इनमें से सभी? तो देखिए ये ऑप्शन शायद, ये क्वेश्चन जो है कॉमर्स वाला पेपर में पूछा गया था। कॉमर्स यानी कि ये जो आपका 2025 में एग्जाम हुआ है ना मेथड पेपर 1 में, उसका ये सवाल था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा, ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी। अगला सवाल है, व्हाई टीचिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर ऑडिटरी लर्नर्स, यानी कि सिर्फ जो है सुनने की बात की जा रही है, श्रवण विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अच्छी होगी? यूज ऑफ अ टीचिंग एड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर लेक्चर कम डिस्कशन मेथड? बच्चा सुन नहीं पा रहा है, सिर्फ सुनने वाली चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे और इसका आंसर चूज करोगे। देखिए ये जो वर्ड है ना ऑडिटरी लर्नर्स के लिए, ये सब कुछ जो है डिसाइड कर रहा है। बाकी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे अच्छा मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड में कोई बुराई नहीं है, टीएलएम भी कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन ये जो सबसे अच्छा होता है ये तो ऑप्शन नंबर 3 होता। लेकिन इस वर्ड ने सारा गेम चेंज कर दिया है। अब आप इसे देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि आपको यहाँ पे लेक्चर मेथड देना होगा और डिस्कशन मेथड देना होगा, जिसमें बच्चा भी पार्टिसिपेट करेगा और 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। 2 अलग-अलग वेज में बच्चा भी बात करेगा और आप भी बात करोगे, और भी क्लास में जो बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। किस आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार के द्वारा शिक्षा की पहली नीति बनाई गई, राष्ट्रीय नीति बनाई गई? देखिए ये था कोठारी कमीशन। ये क्या था? कोठारी कमीशन के द्वारा ही जो रिकमेंडेशन दिया गया था, और इन्हीं की वजह से जो है आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की बात की गई थी। कोठारी कमीशन ने जो है इस पे सुझाव दिया था। इन्होंने ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में भी बात किया था। ट्राई लैंग्वेज यानी कि सबसे पहले आपको एक रीजनल लैंग्वेज या फिर मदर टंग जिसे आप कहते हैं वो सीखना है, फिर एक नेशनल लेवल का लैंग्वेज सीखना है, भारत देश में जो सबसे ज्यादा बोला जा रहा है वो, और तीसरा एक फॉरेन लैंग्वेज, ये कुछ भी हो सकता है। ये 3 लैंग्वेज आपको सीखने की बात की जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, आगमन और निगमन विधि का प्रयोग कब किया जाता है? केवल वाले वर्ड से मैंने कहा ना कि कान आपके एकदम हाथी जैसे खड़े हो जाने चाहिए, अलर्ट मोड में, खरगोश की तरह अलर्ट मोड में आइए। खरगोश का कान खड़ा होता है, हाथी का नहीं। तो क्या होगा? ओनली इन क्लासरूम, देखिए ओनली वाले वर्ड को काट दें, एकदम काट दें। जहां भी दिखे ओनली, परीक्षा, उससे दूर पाइए। केवल घर पे देखिए 3 नेगेटिव कट गया, ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये काम आएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 की समझ कहां से प्राप्त होती है? द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज डिराइव्ड फ्रॉम द विच फिलोसफी? मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, या इनमें से सभी? देखिए बात एनसीएफ की जा रही है। एनसीएफ जो है सभी चीजों को प्रमोट करता है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को भी रखता है, इसके अलावा आपको जो बिहेवियरिज्म है ये इसको भी प्रमोट करता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सबसे सही जवाब। एक सेकंड, सारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? नहीं नहीं, ऑप्शन 4 को आप टिक लगाएंगे, बाकी इसका आंसर कहीं के पे ना बिहेवियरिज्म पे बात की जाएगी, तो ये थोड़ा सा आप जो है इस पे नजर दौड़ाएंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन बीएड में ना ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 जहां आ जाता है तो फिर सारी बातें धरी की धरी रह जाती है। वैज्ञानिक पद्धति यानी कि साइंटिफिक मेथड का पहला चरण क्या है? पता नहीं, ये सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है। मैंने क्या कहा है? ऑब्जर्वेशन करोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे? ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवलोकन करोगे आप। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 39, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून की दर है भाई, ये रहा 4 नंबर। 4 नंबर को टिक करिए, आगे बढ़िए। प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादक कौन था? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको किल पैट्रिक के अलावा और कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो जॉन ड्यूई साहब हैं वो है ही नहीं, ठीक है? प्रोजेक्ट मेथड का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट मेथड का क्या मतलब होता है? एक्सपीरियंस से सीखना, लर्निंग बाय डूइंग से सीखना। और जॉन डीवी साहब ने इस पे जो है बहुत काम किया है, बहुत इम्फेसिस किया था। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, सिलेबस किसका भाग है? सिलेबस देखिए, करिकुलम क्या है ऐसा समझ लो, करिकुलम जो है हेड है, ठीक है? करिकुलम के अंदर क्या आएगा? सिलेबस आएगा। करिकुलम के अंदर कौन आएगा? टीचर आएगा। करिकुलम के अंदर कौन आएगा भाई? आपका जो लर्निंग टीचिंग मटेरियल है, या फिर आप जो है अलग अलग मेथड से पढ़ाते हो, सब करिकुलम का पार्ट है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है करिकुलम का पार्ट है, पाठ्यचर्या जो है सबसे हेड है।
आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, विच रूल इज फॉलोड बाय इन इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि में कौन सा नियम अपनाया जाता है। आगमन विधि की बात की जा रही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 में। देखिए आगमन मेथड में हम लोग जो है पर्टिकुलर से जनरल जाने की कोशिश करते हैं, पर्टिकुलर यानी कि विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 43, विच टीचिंग मेथड इज आल्सो नोन एज साइंटिफिक मेथड। कौन सी शिक्षण पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए वैज्ञानिक पद्धति की बात की जाएगी तो हमेशा एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोला गया, हु वाज द प्रोमोनेंट ऑफ अ डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। कांट कहाँ पर हैं। देखिए ये जो डिडक्टिव मेथड का अप्रोच है ना, आप इसका आंसर ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं कुछ और भी दिखेगा। ऐसा मत समझना कि सिर्फ एक जगह कांट ही आपको दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो डिडक्टिव मेथड जो है किसके द्वारा आई मीन जो है किसके द्वारा जो है गिवन दिया गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। कहीं कहीं पे आपको अरिस्टोटल दिखेगा, कहीं पे कांट दिखेगा। तो ये देखने वाली बात है कि आप इसको किस तरह से अप्रोच में लाते हैं। फिलहाल यहाँ पे कांट दिया है तो हम लोग कांट को ही मान के आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिपब्लिक। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये प्लूटो साहब ने जो है इसके ऊपर बुक लिखी थी। अरिस्टोटल जो है वो प्लूटो के गुरु हैं, ये ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, और रूसो ने जो है एमिली पुस्तक लिखी है। ये शायद सवाल आया हुआ भी था, किसी एग्जाम में आया हुआ ये सवाल है, ये रिपीटेड सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। एजुकेशन फॉल्स अंडर। एजुकेशन फॉल्स अंडर यानी कि शिक्षा किस सूची के अंतर आती है। देखिए शिक्षा जो है आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन भी दिखेगा, एनबीएस नवोदय विद्यालय संगठन भी दिखेगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इज द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ना कुछ पैसे केंद्र सरकार, कुछ पैसे राज्य सरकार देती है। जैसे कि आप जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं ओबीसी एससी एसटी ग्रुप से जो आ रहे हैं, आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है। तो सारा पैसा जो है झारखंड सरकार नहीं देती आपको, या फिर सारा पैसा केंद्र सरकार नहीं देती है, दोनों मिलकर के जो है आपको स्कॉलरशिप देने का काम करती है। तो ये काम कौन कर रहा है, ये काम समवर्ती सूची कर रहा है, कंकरेंट लिस्ट। एक और बात ध्यान में रखिएगा, कुछ चीजें जो है ना केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है ना राज्य सरकार के अंतर्गत, वह अपने आप आई मीन स्पॉन्टेनियसली जो है वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, वो केंद्र सूची में यूनियन लिस्ट में वो शामिल हो जाएगा। आगे देखिए, बिलीव इन सब डिविजन सॉरी बिलीफ इज सब डिवाइडेड इन हाउ मेनी ग्रुप्स। विश्वास को कितने समूहों में विभाजित किया गया है। ठीक है, देखिए इसको जो है 3 अलग अलग विभागों में जो है बिलीव में बांटा गया। पहला है कॉग्निटिव, दूसरा है अफेक्टिव और फिर है कोनेटिव यानी कि व्यवहार पे जो है बात की जाती है वहां पर। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। आगे देखिए, द टर्म नॉलेज मीन्स, नॉलेज का क्या मतलब है, ज्ञान का क्या मतलब है। तो देखिए ज्ञान का मतलब होता है जहां पर आप जानने की कोशिश करते हो, जागरूक रहते हो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हो और किसी चीज से जो है आप परिचित होते हो। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सबसे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अरबिंदो फिलोसफी इन एजुकेशन इज नॉन एज। अरबिंदो साहब ने किसके बारे में बात किया था। तो देखिए अरबिंदो साहब बहुत बड़े आई मीन वो बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे। अलग अलग चीज़ों की बात इन्होंने की। इनके द्वारा जो बात कही गई है वो इंट्रीगल एजुकेशन की बात की गई है। ठीक है, इंट्रीगल एजुकेशन का क्या मतलब है कि जहाँ पे आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो, वाइटल यानी कि प्राणी के आपके बॉडी की डेवलपमेंट के साथ साथ जो है आपका मेंटल डेवलपमेंट हो और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो, आध्यात्मिक जो है यहाँ भी वो भी आना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में अरबिंदो ने बात की थी। आखिरी सवाल है, मोटिव्स कैन बी। प्रेरणाएं किस प्रकार हो सकती है। इन्फीरियर, फ्रॉम बिहेवियर, ऑब्जर्व डायरेक्टली, यूज टू एक्सप्लेन बिहेवियर या यूज टू प्रिडिक्ट। ठीक है, तो ये 50 सवाल सभी मेथड पेपर के लिए कॉमन है। प्लीज इस वीडियो को देखें, अपने फ्रेंड्स के बीच भी से शेयर करें, कॉलेज के ग्रुप में पहुंचाएं। वीडियो को नीचे आई मीन लाइक का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब का बटन दिखेगा और हाइप का बटन दिखेगा। प्लीज हाइप करें और नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके वीडियो आपने पूरी की पूरी देख ली है। चलिए ब्रेक का लेग आप लोगों के लिए, ब्रेक का लेग है, इसका मतलब भी ढूंढ के देख लेना। मैं आपको पैर तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।